हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन क्लास एट आरजेडी द लाइव क्लासेस। बच्चों, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो न्यूमेरिक या ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपके 11th एंड 12th के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहे होंगे। बच्चों, इसी तरह से आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझते रहे, इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में आरजेडी द लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इससे आपको इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। बच्चों, हम नीट और जेईई के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 3 to 4,000 क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यानी पर टॉपिक 100 क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये कंप्लीटली नीट और जेईई पैटर्न पर बेस्ड है। तो बच्चों, आप इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से ज्वाइन करें, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए और नीट और जेईई को क्रैक आसानी से कर सके। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर आप देखिए, ये जो रिएक्शंस है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो टिपिकल रिएक्शन है। किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड की टिपिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, यानी एरोमेटिक कंपाउंड है वो इस टाइप की रिएक्शन को शो करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की लूप होती है। लूप मतलब करंट लूप होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टिपिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी एरोमेटिक कंपाउंड की टिपिकल रिएक्शन। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है बच्चों बेंजीन होता है। क्या है? बेंजीन। आपने देखा ये बेंजीन है। यस, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन की लूप होती है। मैं यहां पर कहूंगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप, करंट लूप। यहां पे मैं ये लिखूंगा करंट लूप, यानी बहती हुई लूप है ये रुकी हुई नहीं है। ठीक है, और इसी की वजह से ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। लेकिन नो डाउट यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डिलोकलाइज्ड है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्यों बिहेव करते हैं? उसका रीजन क्या है बच्चों? कि इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन की लूप होती है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है और इन इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ESR शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ESR क्यों शो करते हैं, ये तो हमने रीजन देख लिया। नाउ एक टिपिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं बच्चों। यहां पर देखिए, मैं बेंजीन की ही रिएक्शन करवाता हूं। यहां पर ये बेंजीन है और इस पर मैं एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता हूं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और यहां पर बेंजीन है वो न्यूक्लियोफाइल है। क्या बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। मैं यहां पर मैं लिख सकता हूं ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल तो है ही सही। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल है इस न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, एक को देने की जरूरत है, या देता है, तो यहां पर इजीली केमिकल रिएक्शन हो जाती है। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कि यहां पर जो ये रिंग है वो एरोमेटिक रिंग होने की वजह से काफी स्टेबल है, मतलब एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबल है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते तो है, लेकिन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस बेंजीन की दो स्ट्रक्चर होती है, या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, जिसमें आयनिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं। बेंजीन है ये, इसके दो इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट कार्बन, इसे फर्स्ट कार्बन में मान रहा हूं, इसको सेकंड, यानी 1 कार्बन, इसको 2 कार्बन कहते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक पाई बॉन्ड के, वो फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये आयनिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नो डाउट आयनिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है। क्या होता है बच्चों? आयनिक स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, मना नहीं है। तो यहां पर देखिए, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फर्स्ट कार्बन पे ज्यादा है, सेकंड कार्बन पे कम है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर शिफ्ट हुई, और जैसे ही ये शिफ्ट हुई, ये वाला है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा।
क्यों? क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन देने दो, देने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर रिंग टूट जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन है, इस पर नेगेटिव चार्ज था, सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव एंड ये इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाता है, यानी फर्स्ट कार्बन पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड बनाएगा, किस टाइप से बॉन्ड बनाएगा, देखो यहाँ पर ये आपका E इधर हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका पॉजिटिव, ये इस तरह से रहेगा। ओके, मतलब आपने देखा कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रोफाइल है बन तो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने से ये एक इंटरमीडिएट तो बन गया, नो डाउट ये इंटरमीडिएट है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, लेकिन ये स्टेबिलिटी भी गेन करता है रेजोनेंस से। तो कैसे गेन करेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब जैसे ही ये मूव करते हैं वैसे ही यहाँ पर इस वाले कार्बन एटम पर, जिसे मैं कहूँगा फोर्थ कार्बन एटम, अगर नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, तो यहाँ पे फोर्थ कार्बन एटम पर ये पॉजिटिव चार्ज आता है, और पाई बॉन्ड है वो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में इधर शिफ्ट हो जाता है। ओके, सिमिलरली और देखते हैं यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहां पर फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो 6th कार्बन पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा बच्चों, 6th कार्बन पर आ जाएगा। मैं इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं। ओके, यहां पर ये इसको मैंने ड्रॉ किया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों। इस तरह से हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी तो गेन कर लेता है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि न्यूट्रल कंपाउंड की तरह स्टेबल नहीं होगा, बेंजीन की तरह स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी तो गेन करेगा। यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की, कितनी, 1 2 3। अब ये देखो 3 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है उससे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल है इसका मतलब इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। किसकी एग्जिस्टेंस होती है, यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड की एग्जिस्टेंस होती है। तो यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड है वो आपका इस तरह से बनता है। तीनों स्ट्रक्चर को जब कभी भी रखते हैं एक दूसरे के ऊपर तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज सेकेंड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 6th कार्बन, किस पर, सेकेंड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 6th कार्बन पर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज 3 एटम पर रहेगा, तो एक एटम पर रहने की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो किस तरह से रहेगी, यहां पर एक एटम पर रहने की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो 1/3 हो गई। क्या होगी, 1/3। तो मैं इसको ऐसे इस तरह से भी शो कर सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंड कार्बन से 6th कार्बन तक डांस कर रहा, और इसको ऐसे भी शो किया जा सकता है बच्चों। कैसे, दोनों तरह से इसको हम शो करेंगे। ठीक है, ये आपका डेलोकलाइजेशन में तो पॉजिटिव चार्ज 1/3 यहां पर, पॉजिटिव चार्ज 1/3 यहां पर, पॉजिटिव चार्ज 1/3 यहां पर। क्वेश्चन आया हुआ है नीट और जेई के अंदर, कभी कभी इस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं और कभी इस तरह से भी रख सकते हैं। ओके बच्चों, यानी जो मैंने आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बताया है वो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने देखा बच्चों कि एरोमेटिक की जो कंपाउंड होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, काफी स्टेबल है मतलब आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आसानी से क्या बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं, लेकिन एक बार ब्रेक कर दिया इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो ये आपका इंटरमीडिएट बना है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि रेक्टेन की एनर्जी कम होगी। बेंजीन की एनर्जी कम है, जबकि यहाँ पर आपका जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेबल से लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा, बेंजीन से एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा। इस इंटरमीडिएट का भी नाम है जो कि लिखेंगे अभी। तो यहां पर एक स्टेबल से एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए
इसे स्लो स्टेप कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होती है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसे RDS स्टेप कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करती है उस स्टेप को हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो RDS स्टेप है, RDS स्टेप है। ओके बच्चों, यहां पर इसे RDS स्टेप कहेंगे। चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये एक इंटरमीडिएट मिल गया। यहां पर मैं लेता हूं बच्चों नेक्स्ट, यहां पर 1/3 है, ये भी आपका 1/3 था। ओके, और यह मैं इसको अलग ही तरह से यानी पहले वाले स्ट्रक्चर को शो करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहां पर कंपाउंड बनाना आसान रहेगा। यस, देखो बच्चों, यहां पर मैंने रखा E, ये आपका H, ठीक है। यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस तरह से इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इस इंटरमीडिएट का नाम हम लेते हैं, क्या होगा बच्चों? इस इंटरमीडिएट का जो नाम लेते हैं उसे बोलते हैं व्हील एंड इंटरमीडिएट, व्हील एंड इंटरमीडिएट। ओके, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन, एरिनियम आयन कहते हैं इसे। बच्चों यहां पर ये स्टेप फर्स्ट भी इसे कह सकते हैं, यहां पर जो मैंने आपको बताया स्टेप फर्स्ट, ठीक है। और यहां पर इसे स्टेप सेकंड कहेंगे। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, देखिए यहां पर जो स्टेप सेकंड के अंदर सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन या व्हील एंड इंटरमीडिएट से आपको न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा। कैसे मिलेगा? CH के बीच का जो बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद में कार्बन कार्बन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आपका एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, लास्ट स्टेप से भी शो कर सकता हूँ। जैसे कि लास्ट स्टेप कौन सी, ये वाली है। यहाँ पर इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लास्ट इंटरमीडिएट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये वाली, इसके हेल्प से भी मैं इसको समझा सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर देखो आप, इसमें जो बॉन्ड है CH के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। CH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे और शिफ्ट होते ही क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। ये इस तरह से शिफ्ट हो गए, देखो, और यहाँ पर E जुड़ गया, साथ ही साथ में H पॉजिटिव चला गया। क्योंकि एक इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है न्यूट्रल कंपाउंड के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जो कि ज्यादा एनर्जेटिक है उससे लेस एनर्जी वाला कंपाउंड मिल रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेप होगी वो एक्सोथर्मिक होगी और एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसे कहेंगे फास्ट स्टेप। कौन सी स्टेप कहेंगे बच्चों? फास्ट स्टेप। हमेशा याद रखना, जो रिएक्शन की जो रेट है वो कंट्रोल होती है, वो स्लो स्टेप से कंट्रोल होती है। किससे कंट्रोल होती है बच्चों? स्लो स्टेप से। इसलिए किसी भी रिएक्शन की जो स्लो स्टेप होती है उसे हम RDS स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं? RDS स्टेप। और RDS स्टेप से ही हम केमिकल रिएक्शन की रेट फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर ये फास्ट स्टेप है, इसका रोल ज्यादा नहीं है रेट डिटरमाइनिंग में, पहले स्टेप का रोल ज्यादा है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनता और सेकंड स्टेप के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंटरमीडिएट से आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड। तो सारी की सारी जो रिएक्शंस है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो 2 स्टेप के अंदर ही होगी ऑलमोस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कौन कौन से इसके जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, ये सब हम देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लेते हैं इस रिएक्शन का एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर एक इसको कंबाइन करके लिख देता हूँ। अभी मैंने आपको जो बताया वो ये बताया क्योंकि इसको यूज में मिलेंगे। यहाँ पर आपने देखा एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? ये वाला इंटरमीडिएट बनता है जिसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन कहते हैं। और फाइनली सेकेंड स्टेप के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर ये जो है
H रिप्लेस हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। ठीक है, तो यस H पॉजिटिव यहां से चला गया। 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शंस हो रही है। ओके, मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करता हूं बच्चों। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आपको समझ में भी आएगा ये डायग्राम बहुत अच्छे से। यहां पर एनर्जी वर्सेस क्या होगा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां पर देखिए ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। बेंजीन की एनर्जी मान लेते हैं यहां पर है। क्या? यहां पर है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं हम। यस, ये आपका बेंजीन है। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। नो डाउट बेंजीन भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में रहता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन शो करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में मैंने रख दिया। तो यहाँ पर देखो ये बेंजीन जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट जब बनेगा तो उसका जो प्रोसेस होगा वो ये वाला होगा। यहाँ पर हमेशा याद रखना आप, ये वाला प्रोसेस रहेगा। ओके, यानी मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट के थ्रू पास होकर के ही ये जो है आपका इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है बच्चों? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट, यस, इंटरमीडिएट बनेगा पहले स्टेप के अंदर, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ऐसे स्टेट जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यानी ओल्ड बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होते जाते हैं और नए बॉन्ड बनते जाते हैं। उस स्टेट या उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं लिखूंगा बेंजीन के पास में कौन आ रहा था, यहां पर मैं देखूंगा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा। क्या आ रहा बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल आ रहा। यस, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेगा वैसे ही रिंग में पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। मैं इसको अगर डेल 1 करता हूं तो यहाँ पर डेल 2 चार्ज रहेगा, क्योंकि चार्ज दोनों अलग अलग ही रहेंगे, नो डाउट, और दोनों का सम क्या होगा? +1 होगा। क्या होगा? +1 होगा। यहाँ पर कार्बन एंड इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है इस तरह से, इसलिए डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और साथ ही साथ में कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, यानी ये जो रिंग है डिलोकलाइज्ड लूप है, वो धीरे धीरे ब्रेक होती जा रही है, इसलिए इसे डेल 2 कहा मैंने। यहां पर जैसे ही कार्बन एंड इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो फुली पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पर आ जाएगा, ठीक है, या रिंग पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट बन गया। पहले स्टेप, यहां पर इस स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों? EA कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? EA। नाउ सेकेंड स्टेप की मैं बात करता हूं। सेकेंड स्टेप देखिए बच्चों, यहां पर इस तरह से होगी, क्योंकि यहां पर पहले स्टेप है वो एंडोथर्मिक है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सेकेंड स्टेप है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? कम होती है। और मोस्टली रिएक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, ये आपका इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। किस टाइप का? इस टाइप का, मतलब एक्सोथर्मिक है इसलिए इसको नीचे रखा मैंने, किससे? बेंजीन के लेवल है उससे नीचे रखा मैंने। यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप रखा मैंने वो है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चों, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी है, उन्हीं का जो डिफरेंस होता है उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसलिए डेल्टा एच रिएक्शन कहेंगे यहां पर। ओके, तो यहां पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट की मैं बात करूंगा। ये यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कौन सी ट्रांजिशन स्टेट? सेकंड बनती है। क्यों बनती है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट सेकंड? उसका रीजन क्या है कि यहां पर भी बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। कौन कौन से बॉन्ड टूटेंगे? कार्बन एंड H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, जैसे कि यहां पर इसको टूटता हुआ मैं शो करूंगा, और बेंजीन रिंग है उस पर पॉजिटिव चार्ज लाता हुआ मैं शो करता हूं। यस, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, बड़ा बना देता हूं, अच्छा रहेगा। यस,
यहाँ पर इस बेंजीन रिंग है, इस पर आपने देखा कि धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर H दूर जाता जाएगा। क्या बच्चों? H दूर जाता जाएगा। यहाँ पर मैं इसको डेल 3 कहूंगा, इसको डेल 4 कहूंगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो पहले वाले चार्ज है वो सेम इसी के हो, हाँ, लेकिन इन दोनों चार्ज है डेल +3 एंड डेल +4, इन दोनों का सम डेल +1 एंड डेल +2 के बराबर होगा। ठीक है, यानी मैं कहूंगा +1 चार्ज के इक्वल रहेगा। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, नो डाउट कभी कभी जो कंपैरिजन करते हैं वो यहीं से करते हैं और कभी कभी कंपैरिजन यहाँ से करते हैं। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आपका ई ए डैश कहूँगा मैं, यहाँ पर क्या होगा ई ए डैश। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेप के लिए इंटरमीडिएट तो ये वाला है ना यार, इसलिए ई ए डैश। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कंपैरिजन करेंगे बच्चों? आपने देखा कि जो ई ए डैश है उसकी वैल्यू कम है और ई ए की वैल्यू ज्यादा, तो मैं यहाँ पर देखूंगा ई ए डैश, यहाँ पर लिखूंगा ई ए डैश इज लेस देन ई ए, यानी पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा है और इस ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ही क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये स्लो स्टेप होती है, यानी आरडीएस स्टेप इंटरमीडिएट का बनना होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट का। चलो हम आगे देखते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। तो पहले इस चीज को ढंग से समझ लो बच्चों। क्या होगा? इंटरमीडिएट का बनना पहले स्टेप है और आरडीएस स्टेप भी यही है। अब देखो, अगर किसी रिएक्शन के लिए ई ए, क्या बच्चों, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर ई ए की जो वैल्यू होगी कम होगी, क्या होगी? ई ए की वैल्यू अगर कम होगी, डिक्रीज होगी, तो ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हो कि वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और अगर ई ए की वैल्यू बढ़ गई तो वो रिएक्शन क्या होगी? स्लो हो जाएगी। तो यहां पर भी मैं वही चीज समझा रहा हूं, किसी रिएक्शन के लिए ई ए की वैल्यू है अगर कम होगी तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए, ऐसा कह सकता हूं। यानी मैं कहूंगा कि ई ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा हम कह सकते हैं। नो डाउट फिर आरएनएस इक्वेशन भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो उससे और भी क्लेरिफिकेशन मिलेगा आपको, लेकिन हम केवल और केवल कंपैरिजन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ई ए की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। या ई ए की वैल्यू अगर कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर ई ए की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ओके, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करती है। ठीक है, चलो अब अगर यहां पर बेंजीन रिंग में ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो कि ए को कम कर दे, या मैं कहूंगा इंटरमीडिएट एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दे, एरेनियम आयन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एरो से शो कर रहा हूँ इसको, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले जो ग्रुप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा अगेन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। एरेनियम आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही जल्दी से बनेगा, इसलिए रेट बढ़ जाती है। रिपीट करूंगा, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही जल्दी से ये बन जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बढ़ जाती है। ओके, अगेन अब इसकी स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्लस प्लस प्लस, 3 बार प्लस बोला, इसका मतलब मैं कहूंगा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, प्लस एम जिसे हम कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट भी, और प्लस एच यानी हाइपर कॉन्जुगेशन भी। ये तीनों इफेक्ट है, अगर है प्लस 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 वाले इफेक्ट है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? यहां पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लस 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 वाले इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और अगर माइनस 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 की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस इफेक्ट है। माइनस इफेक्ट क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा क्रिएट कर देगा, और ज़्यादा जैसे क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वैसे ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। इसलिए रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपको दो चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर प्लस 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 एम प्लस एच एन प्लस आई, ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, मतलब रेट को भी बढ़ा देंगे। और ऐसे फैक्टर जो कि स्टेबिलिटी कम कर देते हैं किसकी, इंटरमीडिएट की, माइनस आई माइनस एम माइनस एच, वो रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देंगे। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है ई है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट है, वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन रिएक्शन के लिए। जिस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी उसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी कम होगी, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन। तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कौन सा, प्लस आई प्लस एम एंड प्लस एच इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। और अगर देखो तो माइनस आई माइनस एम एंड माइनस एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं बच्चों, कम कर देते हैं। माइनस आई माइनस एम माइनस एच रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे। प्लस आई प्लस एच प्लस एम, ये क्या करेगा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। ठीक है ना? ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें आई थिंक क्लियर हो गया। आगे की बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के इसको समझाते हैं। आखिर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? तो क्वेश्चन है यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाईली एनर्जेटिक कौन सी स्पीसीज है वो हाईली एनर्जेटिक है? ओके, एक ही मैं बात करूंगा, यहां पर स्ट्रक्चर लेता हूं। इलेक्ट्रोफाइल H, ये E जो ऐड हुआ, यहां पर मैंने ऐड किया पॉजिटिव चार्ज है, ये तो आपका हो गया NH2 ग्रुप हो गया। कौन सा? NH2। ए वाला, बी वाले की बात करते हैं। बी में आपने देखा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये NH2 हो गया, H और ये E हो गया। ओके, ये बी हो गया। सी की बात करेंगे, सी क्या होगा ऑप्शन में, देखिए बच्चों, ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर E और ये आपका H। ठीक है ना? यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूं NO2 ग्रुप, यस, और एक डी ऑप्शन में और ले लेते हैं, यहां पर ही मिल जाएगा डी ऑप्शन, यस, इसमें मैंने बेंजीन रिंग रखी है। ओके, क्या रखा? बेंजीन रिंग। ये ई आपका हो गया, ये एच हो गया। ठीक है बच्चों, इनमें से आपको बताना कि हाईली एनर्जेटिक कौन सा होगा। हाईली एनर्जेटिक मतलब जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है तो क्या होगी, एनर्जी कम हो जाएगी, सॉरी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर हमें लेना है कौन सा ग्रुप है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और कौन सा ग्रुप कम करेगा। यहां NH2 है, NH2 पर लोन पेयर है। आपको पता है कि लोन पेयर डायरेक्ट बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन में आते हैं, और कॉन्जुगेशन में आते हैं इसका मतलब इसका हो गया प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हो गया बच्चों? प्लस एम इफेक्ट। अब ये प्लस एम इफेक्ट हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को तो प्लस वाला स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस एम वाला इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, एनर्जी कम कर देगा, यानी ये तो एनर्जी कम वाला है। मेटा पर देखो 1 2 3 1 3 पोजीशन मतलब मेटा पर है, ये वाला ग्रुप है। इसका मतलब मैं ऐसा कहूंगा, जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मैंने शो किया कि जो पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, यहां पर वहीं पर आ रहा हूं जहां से मैंने समझाया था।
पॉजिटिव चार्ज है वो सेकंड कार्बन, कौन सा सेकंड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन पर आता है, 3 एंड 5th कार्बन पर नहीं आता। किस पर बच्चों? 3 कार्बन यहां पर और यहां पर चार्ज कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो आपने पहले तो सेकंड कार्बन पर आया, फिर 4th पे चला गया, फिर 6th पर चला गया, यस इसमें 6th पर चला गया। तो आपने देखा कि 3 एंड 5th पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। इसका मतलब 3 एंड 5th पर अगर ग्रुप जुड़ा होगा तो उसका एम इफेक्ट नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने बच्चों? 3 एंड 5th पर अगर ग्रुप लगा होगा तो उसका एम इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, और यहां पर फिर हम कहेंगे क्रॉस रेजोनेंस वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो इसका एम इफेक्ट तो हो गया, क्या हो गया बच्चों? 0, लेकिन माइनस आई इफेक्ट जरूर लगेगा। माइनस आई इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज है वैसे ही भिखारी है, उसके पास में कुछ है ही नहीं, और उससे भी छीन रहे हैं, जो बच्चा पूछा था उससे भी क्या छीन रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी, एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहां पर ये NO2 कहां पर प्रेजेंट है भाई? NO2 जो प्रेजेंट है वो 4th पोजीशन पर। आपको पता है कि ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है सेकंड एंड 4th एंड 6th पर आता है, तो यानी मैं ऐसा कहूंगा यहाँ पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, किस पर प्रेजेंट है? 4th पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका माइनस एम इफेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि माइनस एम इफेक्ट है वो किसी ग्रुप के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही लगेगा, या प्लस इफेक्ट भी ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप पोजीशन पर ही लगता, मेटा पर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि क्रॉस रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है ना, वो लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है, वो इंटरमीडिएट के साथ में कॉन्जुगेशन में आ ही नहीं पाता, इसलिए हम कहेंगे क्रॉस रेजोनेंस की वजह से यहां पर स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो माइनस आई इफेक्ट इसमें 4th पोजीशन पर, और साथ ही साथ में माइनस आई इफेक्ट भी है। दोनों इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा? माइनस एम से भी खींचेगा, माइनस आई से भी खींचेगा, और +4 पे जिस पर रेजोनेंस लगता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से दोनों इफेक्ट से जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, यानी उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट दोनों यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये जो स्पीसीज है वो लीस्ट स्टेबल है, हाईली एनर्जेटिक है। डी में भी एक बार देख लेते हैं, वैसे डी में किसी टाइप का ग्रुप है ही नहीं तो कोई इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, तो इसलिए डी पर ना तो प्लस इफेक्ट ना ही माइनस एम इफेक्ट है। तो डी के कंपैरिजन में जो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, और डी के कंपैरिजन में जो प्लस इफेक्ट शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब मैं यहां पर कहूंगा कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन सी लीस्ट स्टेबल है, हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा। ये क्या होगा? हाईली एनर्जेटिक। कौन सा? यहां पर सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन कौन सा बच्चों? आप इसको देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन है वो नीट और जे मेंस में आए हुए हैं और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग compound is most reactive towards ESR के लिए कौन सा जो कंपाउंड है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा? चलो बात करते हैं। यहां पर ए लिया मैंने, बेंजीन ही ले लेते हैं, चलो अच्छा। फिर बी की मैं बात करूंगा, बी कंपाउंड लेता हूं OCH3, जिसे हम एनिसोल भी कहते हैं। सी कंपाउंड है, उसमें मैंने CH3 ग्रुप ऐड किया, एंड डी कंपाउंड है, उसमें हमने ऐड किया, क्या ऐड किया? एक NO2 ग्रुप ऐड कर देते हैं। NO2 वैसे बहुत अच्छा ग्रुप है। हमने देखा बेंजीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी थी उतनी है, लेकिन यहां पर ये OCH3 प्लस एम फैक्ट शो करता है। प्लस एम फैक्ट ज्यादा डोमिनेंट रहता OCH3 का बेंजीन रिंग पर, किसके कंपैरिजन में? माइनस आई के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? माइनस आई, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। मैं यहां पे लिखूंगा प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? यहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो रेट भी बढ़ जाएगी। और CH3 यहां पर देखो प्लस H इफेक्ट शो करता है,
प्लस एच इफेक्ट, कौन सा, प्लस एच इफेक्ट शो करेगा ये, और यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करता, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता बच्चों। जब हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है तो आपने देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो सही। ये तो माइनस एम इफेक्ट शो करता है, क्या शो करेगा बच्चों, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि प्लस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ऑर्डर ऑफ या परमानेंट इफेक्ट की मैं बात करूंगा, ऑर्डर ऑफ परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट यानी ज्यादा पावरफुल इफेक्ट कौन सा होगा। आपने देखा कि एम इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, फिर एच इफेक्ट होता है, फिर आई इफेक्ट होता है। जब बच्चों ये आपको ऑर्डर मिल गया तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही होगा जो कि प्लस इफेक्ट शो करेगा। कौन सा बच्चों, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो यहां पर प्लस इफेक्ट शो करने वाला जो ग्रुप है केवल और केवल एक ही है, कौन सा प्लस इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, OCH3। इसलिए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा बच्चों, बी होगा। कौन सा होगा मोस्ट रिएक्टिव, बी होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको क्लेरिफाई होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऑर्डर के बेसिस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ESR इन अबव क्वेश्चन है यहां पर arrange the compound in decreasing order, in decreasing yes ये होगा, in decreasing order of ESR in above question यस क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता। यहां पर देखिए बच्चों OCH3 तो प्लस इफेक्ट शो कर रहा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा, ठीक है। और उसके बाद में बेंजीन पर तो किसी टाइप का इफेक्ट नहीं है, लेकिन बेंजीन के कंपैरिजन में डी वाले की नाइट्रोबेंजीन की रेट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि NO2 का माइनस एम इफेक्ट है। तो माइनस एम इफेक्ट है वो क्या करता है, रेट को कम कर देता है, प्लस इफेक्ट शो कर देता है। तो रेट का जो ऑर्डर होगा, रेट का ऑर्डर क्या होगा, रेट किसके अकॉर्डिंग होगी, प्लस इफेक्ट की ज्यादा होगी, फिर प्लस एच इफेक्ट, फिर प्लस आई इफेक्ट होगा, फिर क्या होगा माइनस आई माइनस एच एंड माइनस एम। ये जनरली ऑर्डर होता है अगर हम देखें तो बच्चों यहां पर जो हम अगर ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी का सबसे ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा होगा बी होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर बी के अंदर प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, क्या बी के अंदर प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। उसके बाद आपका सी होगा क्योंकि प्लस एच इफेक्ट होता है। उसके बाद में न्यूट्रल ऑफ बेंजीन आएगा जिस पर किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी ए होगा। और उसके बाद में आपका डी होगा जिसमें नाइट्रोबेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। आपने देखा कि नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप है वो माइनस एम इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट शो करता है, और इसीलिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, सबसे कम होगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ESR कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं और किस तरह से रेट अफेक्टेड होती है ये पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम आइसोट्रोपिक इफेक्ट एंड ग्रुप का इफेक्ट देखेंगे। तो आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।